हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश कुमार। आई होप आप सब ठीक होंगे। बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल 2023 के एडवर्टाइजमेंट पूरे 9 साल बाद आए। पहली एडवर्टाइजमेंट 2014 में आए थे, उसके बाद अब जाकर एक नया एडवर्टाइजमेंट यानी सेकंड इंटर लेवल विज्ञापन जारी किए गए। और ज़रूरी ये हो जाता है कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, इस एग्ज़ाम में फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह बनाने के लिए क्या ज़रूरी है, इस एग्ज़ाम की आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, सिलेबस को किस तरह से आपको कवर करनी है, तो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। सिलेबस के ऊपर भी बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न के ऊपर भी बात करेंगे, इस वीडियो में बुक सोर्स के ऊपर भी बात करेंगे। तो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे और ये वीडियो काफ़ी हद तक आपको हेल्प मिल जाएंगे इस वीडियो से। और साथ में यहाँ पर उन कैंडिडेट के लिए ज़्यादा ये वीडियो इंपॉर्टेंट है जो हाल ही में प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया है, पिछले साल से करना स्टार्ट किया है या इसी वर्ष से स्टार्ट किया है। वैसे कैंडिडेट जो लंबे समय से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं वे अपने हिसाब से चीज़ों को लेके चल सकते हैं, पर नए कैंडिडेट जो है उनको ख्याल रखना है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या आता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या आता है, आपके पास कितना टाइम मिल रहा है, यानी आपके पास टाइम अच्छा खासा मिल रहा है तब जाकर इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, यानी जो सिलेबस दिया है इस एग्ज़ाम में उस सिलेबस को उस समय में पूरा करने के लिए किस तरह से आप अपने डेली रूटीन में अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो, अपने सिलेबस को कितने टॉपिक आज कवर करनी है, किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो टाइम पता होना बहुत ज़रूरी होता है। और तीसरा पॉइंट आता है कि जो लिमिटेड टाइम आपके पास है उस लिमिटेड टाइम में अपने सिलेबस को कम से कम 100% तो नहीं 80% कवर करने की कोशिश आपको करनी है। चाहे आप जैसे करो, आप अपने जो आपका स्ट्रेंथ है, आपकी जो ताकत है, उस ताकत के हिसाब से आपको लेकर चलेगा। जो आपकी कमजोरी है ये आप खुद जानते हो कि आपकी वीकनेस क्या है। जैसे बहुत सारे लोग कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो लाइब्रेरी में पढ़ना बहुत आसानी से 8 घंटे 6 घंटे आसान 10 घंटे की लाइब्रेरी होती, 10 घंटे की जो अपना टाइम टेबल लिया 10 से 12 घंटे की, पर उनमें से 6 से 8 घंटे आराम से पढ़ लेते हैं। तो आप अपना ताकत देखो कि आपकी ताकत क्या है, आपके स्ट्रेंथ क्या है। हाँ, अब वैसे कैंडिडेट जो अपने जॉब भी कर रहे हैं साथ में यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, तो वैसे कैंडिडेट के लिए 3 से 4 घंटा आराम से मिल जाते हैं। उस 3 से 4 घंटा में आप अपने सिलेबस को कवर करने की कोशिश करो। वैसे कैंडिडेट जो लंबे समय से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं उनको खुद पता है कि हमें करना क्या है, क्योंकि वे सिर्फ ये देखें कि आपकी ताकत क्या है। आपकी मैथ में ताकत है तो मैथ को कम आप फोकस करो, आपकी रीजनिंग में ताकत है तो रीजनिंग के ऊपर कम फोकस करो, आपकी वीकेंड पॉइंट वीकर सेक्शन आपका जनरल स्टडीज है तो वहां पर ज़्यादा फोकस करो। इस तरह से आपको अपने सिलेबस के जो स्ट्रेटजी आपकी रणनीति होनी चाहिए इस तरह से आके लेकर चलना है, ठीक है। तो जहां पर आपको बहुत कम समय। और लास्ट पॉइंट ये आता है कि आपका प्रैक्टिस सेट, चौथे नंबर में हम बात करें तो प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है। पर यहाँ पर ज़्यादातर कैंडिडेट जो नए कैंडिडेट होते हैं तो सबसे पहले एक पहला काम ये करते हैं, फॉर्म आ गई अप्लाई कर दिया, मार्केट गए 2-4 प्रैक्टिस सेट उठा कर लेकर आए और प्रैक्टिस सेट से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें। ये सबसे बड़ा एक आपका फेलियर का सबसे बड़ी रीज़न जो है ना, एक ये रीज़न हो सकता है क्योंकि आपने सिलेबस को कवर नहीं किया, आपने सिर्फ प्रैक्टिस सेट के ऊपर ध्यान दिया। आप प्रैक्टिस सेट के ऊपर 8 से 10 घंटे दे रहे हो, उससे निकल कर क्या आएगा, एक लिमिटेड क्वेश्चन, यानी उस एग्जाम के सिर्फ इतना कि आप क्वालिफाई कर पाओ। उस वो भी कभी कभी आपका किस्मत साथ देता है, तब आपके फेवर में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तब जो भी प्रैक्टिस सेट आपने लगाया आपके प्रैक्टिस सेट से ही ज़्यादातर प्रश्न आप पूछ दिए गए, तो वहां पर आपका काम बन जाता है। सिर्फ प्रिलिमिनरी एग्जाम मेंस एग्जाम के क्वालिफाइंग मार्क्स जो रहते हैं, यानी 101 कट ऑफ गए तो 101 कट ऑफ के आसपास आप स्कोर कर लेते हो। जब बात आती है फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए वहां पर आप बाहर हो जाते हो, क्योंकि आपके सिलेबस के ऊपर वो कमांड नहीं है कि आप जो कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन, जो कुछ टफ क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं उन्हें डील कर पाओ। और उन्हें डील करने के लिए जो टफ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम में आप चले जाओ, 100 प्रश्न एग्जाम है जिनमें से 70 प्रश्न आसान रहेंगे और 30 प्रश्न ऐसे रहेंगे जो टफ रहेंगे, जो आपका आप इतने समय में जो सिलेबस के ऊपर समय दिया है, ये सिलेबस जो आपने समय दिया है अब ये आपका काम आता है। उस 30 प्रश्न के ऊपर आपका एक्सपीरियंस काम आता है, आपने जो पढ़ा है, जो आपके माइंड में आपके पास इंफॉर्मेशन है, उन इंफॉर्मेशन से ऑप्शन को एलिमिनेट करके बनाने में आसानी होती है, तो जिससे आपको मेरिट लिस्ट में आने में। अब जैसे हाल फिलहाल के एग्जाम में ही देख लो, एक सब इंस्पेक्टर के एग्जाम हुए थे, ज़्यादातर कैंडिडेट यहाँ पर क्या किया, लगभग ज़्यादातर 80-90 से ज़्यादा सही किया, क्योंकि पेपर आसान थे। 80-90 सब लोग कर आ रहे हैं, क्योंकि आप ये मान के चलो कि आपके एग्जाम में जो बैठने वाले कंपटीटर है
जिनमें से 20 से 30,000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो आपके बराबरी के हैं। आप जितना पढ़ रहे हो, आप जितना फोकस कर रहे हो, आप जितना प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, आपसे ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे। पर उनसे थोड़ा सा लीड बनाने के लिए हमें सिलेबस के ऊपर मेन फोकस करने होंगे। सिलेबस आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में मदद करती है। आपका प्रैक्टिस सेट कभी भी ऑप्शन एलिमिनेट करने में मदद नहीं करेगी। बस आपका जो फैक्चुअल प्रश्न, जिस तरह के प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, जो आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है उस पर आप तुक्का लगा सकते हो, डायरेक्ट तुक्का लगा सकते हो, या उस प्रश्न को आप छोड़कर जा सकते हो। और ज़्यादा तुक्का लगाते हो तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, तो ये आपके फेवर में नहीं है। तो इस चीज़ को आपको ख्याल रखना है। अब आते हैं इस एग्जाम के सिलेबस के ऊपर। तो यानी पिछले बात से कोर पॉइंट यही है कि आप अपने ताकत देखो, आप कहाँ पर गलतियाँ करते हो उस चीज़ को देखो, और गलतियां बार बार करने की जगह एक बार ही करो, जो पिछले एग्जाम में कर रखा। अब यहाँ पर गलती आप करते हो तो दोबारा से मौका नहीं मिलेंगे। अब ये बात उन कैंडिडेट के लिए थे जो लंबे समय से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं। अब चाहते हैं इंटर लेवल के अप्लाई करना, तो आपके पास मौका है, अच्छा मौका है, पर अप्लाई करो। पर ख्याल रखो कि सिलेबस सबसे बड़ा है। सिलेबस के अलावा कुछ आपको काम नहीं आने वाला। सिलेबस ही आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में मदद करेगी, सिलेबस ही आपको मेरिट लिस्ट में जगह बनाने में मदद करेगी, बाकी कुछ मदद नहीं करने वाले। अब आते हैं यहाँ सिलेबस के ऊपर। सिलेबस के देखें तो 3 पेपर है, समान अध्ययन, समान विज्ञान। अब ये जो 2 पेपर है, समान अध्ययन और समान विज्ञान का, ये इस सेगमेंट से लगभग आपको 75 के करीब प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी 75 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये सेगमेंट सबके लिए एक तरह से बराबर है। पर जब बात आती है मैथ और रीजनिंग के लिए, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे सबसे उनका वीकेस्ट पॉइंट, सबसे कमजोर जो सब्जेक्ट है इनका, मैथ और रीजनिंग होंगे। तो यहाँ पर जरूरी क्या है, आप अपने वीकर सेक्शन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की। जनरल स्टडीज की बात आती है, आप दिन भर में 6 घंटे मैथ और रीजनिंग के ऊपर दे रहे हो। रीजनिंग आपका कम से कम समय में कवर हो जाता है। कुछ चैप्टर में समय रीजनिंग में लगते हैं, जैसे जो कोडिंग डिकोडिंग होते हैं वहां पर थोड़े बहुत समय लग जाएंगे, थोड़े बहुत साइलों में समय लग जाएंगे, यानी कुछ ही चैप्टर के ऊपर रीजनिंग में समय लगते हैं। ज़्यादा चैप्टर ऐसे हैं सिर्फ आपकी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। बस एक बार आप कॉन्सेप्ट देख लो, ये काम बन जाता। तो मैं यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि रीजनिंग के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन में कम से कम समय दो। क्या अब सप्ताह में आपको 7 दिन मिल रहे हैं, ठीक है, उस 7 दिन में से 3 दिन दे दो, तो ये आपका जो 3 दिन होगा, अब ये 3 दिन आपको एग्जाम आते आते रीजनिंग इस लेवल पर ला देगा कि जो 50 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 50 में से 47-46 के आसपास आराम से अटेम्प्ट ले सकते हो, और उसमें से 45 के करीब आराम से सही कर सकते हो। रीजनिंग ऐसा सेगमेंट है जहां पर आपको समय एग्जाम हॉल में भी बचाता है, साथ में आपको प्रिपरेशन में कम समय देना भी पड़ता है रीजनिंग के ऊपर। तो ये रीजनिंग के आपका सबसे वीकेस्ट सेक्शन भी है। तो भी मैं सजेस्ट यहाँ पर कहूँगा कि रीजनिंग के ऊपर ज़्यादा समय हमें नहीं फोकस करनी है, क्योंकि रीजनिंग एक बहुत बड़ा चैप्टर है। जितना ज़्यादा आप चलते जाओगे उससे अच्छे अच्छे लेवल के प्रश्न आएंगे। हमें एग्जाम में ज़्यादा टफ प्रश्न, जैसे बहुत सारे लोग कैंडिडेट ये करते हैं कि अपने दोस्तों को दिखाने के लिए मैं इस लेवल की इंटरनेट से खोज कर रीजनिंग बनाते रहते हैं कि हाँ मैं इस लेवल पर आ गया हूँ कि इस तरह की रीजनिंग बना रहा हूँ। हमें उससे काम नहीं है। आपके एग्जाम हॉल में जो रीजनिंग पूछे जाएंगे, सारे कैंडिडेट जितने लोग भी एग्जाम में बैठ रहे हो, जितने लोग सीरियस कैंडिडेट है, वो सब के सब 40 से ज़्यादा रीजनिंग में सही कर आएंगे, 40 से ज्यादा। तो आपको यहां पर लीड क्या बनाना है, आपका लीड ये होना चाहिए, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि रीजनिंग में करीब करीब 45 के सही कर पाओ। 45 सही कर पाओ तो ये 5 नंबर का जो लीड होगा, आपका 5 प्रश्न का जो लीड होगा, ये मेरिट में काम आएंगे। तो यहां पर जरूरी ये है कि सब लोग जो बना रहे हैं वो तो आप बनाओ ही, उसमें कोई गलती आप मत करो। जो सब लोग नहीं बना पा रहे उसमें कम से कम 5 प्रश्न के आप लीड लेकर जाओ, जो मेरिट में काम आता है। जो मेरिट में फाइनल सिलेक्शन के शॉर्टलिस्टेड लिस्ट आती है, उसमें नाम देखने में जो खुशी मिलेगी, वो खुशी आप चाहते हो, वहां पर आपको लीड लेना पड़ेगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो यहां पर मैं रीजनिंग में यही सजेस्ट करूंगा। बाकी बात आते मैथ के ऊपर। मैथ यहां पर मेन फोकस करना अर्थमेटिक के ऊपर। जो समय आपको मिल गए और टोटल 2 घंटे आप सप्ताह में 2 से 3 दिन आपने समय दिया रीजनिंग के ऊपर, चाहे 3 आवर दिया, जो भी आप समय दिया, ठीक है। उस दिन मैथ के ऊपर कम समय दिया आपने, मान लेते उस दिन मैथ के ऊपर आपने 2 घंटे दिए या 1 ही आवर दे पाए, ठीक है। 1 आवर में क्या आप कर पाए, कुछ प्रश्न के जो पहले प्रिपरेशन आपने कर रखा, जो
पढ़ रखा है उन्हीं चीज़ को रिवीजन किया। अब बाकी जो आपके समय निकल कर आए, जो 4 दिन समय यहाँ पर मैथ के ऊपर निकल कर आए, ये पूरी की पूरी तरह से मैथ के ऊपर देनी है। यानी कम से कम यहाँ पर 3 से 5 घंटे के बीच में आपको समय किसी भी तरह से निकालना है। यदि आप पूरा मैथ आपका वीकर सेक्शन है, आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन है, तो यहाँ पर आप समय बचाकर सीधा समान अध्ययन और समान विज्ञान के ऊपर लगा सकते हो। क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही ये पॉइंट बहुत काम आने वाला है कि आपकी ताकत क्या है, आपकी कमजोरी क्या है, उसके हिसाब से आप स्ट्रेटजी बनाते हो। लोगों के हिसाब से आपको नहीं देखनी है, लोग क्या किस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे हमें मतलब नहीं है। आपका किस समय में, किस टाइम में, किस सब्जेक्ट के ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देनी है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो एग्जाम की रणनीति बनाने में मेन यही काम आता है। और रणनीति डेली नहीं बनाई जाती, एक दिन बना लिया कि हाँ इस तरह से हम लेकर चलेंगे, और डेली का एक छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देंगे। आज इस चैप्टर को कंप्लीट करनी है, जैसे हो 3 से 4 घंटा मेरे पास समय, जितना कर पाए उतना करनी है, बच गया अगले दिन उसी चैप्टर को फिर से पूरा तरह से कंप्लीट कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आप लेकर चल सकते हो। समान अध्ययन की बात करें, समान विज्ञान, अब ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट में आप देखो तो पहला प्रश्न जो टॉपिक आता है, समसामयिक घटनाक्रम। अब समसामयिक घटनाक्रम की इंपॉर्टेंस कितनी है एग्जाम में, ये जानना बहुत जरूरी है। कि आप बिहार एसएससी के किसी भी एग्जाम को ले लो, चाहे बिहार एसएससी फर्स्ट इंटर लेवल का आप एग्जाम ले लो, बिहार एसएससी सीजीएल की एग्जाम ले लो, यहाँ पर करंट अफेयर की इंपॉर्टेंस सिर्फ इतना है कि करीब करीब 6 से लेकर 10 के बीच में प्रश्न आपको करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। अब ये 6 से लेकर 10 के बीच में करंट अफेयर कवर करने के लिए बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से चीज़ें करते हैं। बहुत सारे लोग डेली करंट अफेयर के जो 1.5 से 2 घंटे के लेक्चर चलते हैं, बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर लेक्चर चलते हैं, वहाँ पर देखते रहते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि आज ही बंद कर दो। हाँ, आपके एग्जाम में 2-4 प्रश्न बनने में मदद कर दे, पर हमें 2-4 प्रश्न से मतलब नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ कि आप जो भीड़ में देख रहे हो, आप उस वीडियो को जब प्ले हो रहे होंगे तो वहां पर लगभग 10,000 20,000 कुछ चैनल के ऊपर लाखों लोग करंट अफेयर के वीडियोस उसी समय डेली करंट अफेयर के वीडियोस देख रहे हैं। हमें उस भीड़ में नहीं जानी। आप भीड़ में जाओगे तो भीड़ के बराबर आप स्कोर कर कर आओगे। आप 10 प्रश्न जो करंट अफेयर को पूछे जा रहे हैं, जिनमें से 5 से 6 वे लोग भी सही करेंगे, आप भी सही करके खुश हो जाओगे। उससे हमें कोई काम नहीं बनने वाला। करंट अफेयर में जो 5 से 6 आप बनाकर आ रहे हो, यहाँ पर जरूरी है 1 से 2 प्रश्न ज्यादा आप लीड लेकर जाओ। यानी हर सेगमेंट से 1-2 प्रश्न आप ज्यादा लीड करके जाते हो, तो लास्ट में आप जब इन पूरा सब्जेक्ट के एक बार देखोगे, वहां पर आपको नजर आएगा कि हाँ मैंने अच्छे खासे प्रश्न को लीड लेकर गया है। वहां पर 1-2 प्रश्न गलत भी कर देते हैं, फिर भी इतना स्कोर है कि आप फाइनल मेरिट लिस्ट के शॉर्ट लिस्ट में अपना नाम, अपना जगह बना पाओ। तो ये जरूरी है। तो रीजनिंग में जो समसामयिक घटनाक्रम है, यहाँ करंट अफेयर है, इस करंट अफेयर में भी मैं सजेस्ट ये करूंगा, अब किसी भी ऐसे बुक उठाओ जो पूरा वार्षिक अंक दिया हुआ है, ये कर सकते हो। दूसरा जो ऑप्शन है, ये आप नहीं कर पाते, बुक में पढ़ने में आपको मन नहीं लगता, सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है बुक। क्योंकि बुक को ज़्यादा टाइम रिवीजन करना बहुत आसान होता है। जब किसी लेक्चर या वीडियोस को आप देखते हो, वहाँ पर एक आपके पास लिमिटेशन होता है कि वहाँ पर किसी भी करंट अफेयर के लेक्चर को बस लिमिटेड टाइम तक ही देख पाओगे। एक समय के बाद कान में हेडक अलग से होते हैं, सर में हेडक होने लगते हैं। लगातार आप करंट अफेयर के वीडियोस देख रहे हो 3-3 घंटे 4-4 घंटे, वो आपका जो बाकी जो प्रिपरेशन वाले सब्जेक्ट है, जो बाकी मैथ के ऊपर है, रीजनिंग के ऊपर है, ये आपके एनर्जी के एक तो आपको सुनना है, ऊपर से आपको याद करने के लिए अपने दिमाग को भी लगाना है, और जाकर ज़्यादा एनर्जी लगती है। ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, किसी भी पब्लिकेशन के एक अच्छी बुक उठा लो, आप प्रतियोगिता दर्पण उठा लो, घटना चक्र उठा लो, या स्पीडी आप ले लो, या एडुटेरिया तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा, एडुटेरिया में बहुत लिमिटेड रहते हैं। प्रतियोगिता दर्पण और प्लस एडुटेरिया, ये 2 कंबाइंड लेकर चल सकते हो, या घटना चक्र प्लस एडुटेरिया, इस तरह से कंबाइंड लेकर चल सकते हो। तो अपने हिसाब से आप देख लेना। और ज़्यादातर प्रश्न ऐसे पूछे जाते किसी भी मंथ के, जो कुछ इंपॉर्टेंट 1-2 प्रश्न इंपॉर्टेंट आ जाएंगे जो सब लोग जानते हैं, 2-3 प्रश्न ऐसे होंगे थोड़े बहुत डीप में आ जाएंगे, यानी वैसे प्रश्न जिसके ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया। कुछ प्रश्न आ जाते हैं जहाँ पर टेक्निकल से रिलेटेड, टेक से रिलेटेड हो गए, या किसी भी तरह के इंटरनेशनल इवेंट से रिलेटेड हो गए, या नेशनल इवेंट से रिलेटेड कुछ हो गए, तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। पर लेक्चर में वहाँ पर आपको ज़्यादा दिमाग लगाने होते हैं। तो मैं सजेस्ट कभी भी नहीं करूँगा किसी भी तरह का लेक्चर डेली बेसिस के ऊपर आप देखो करंट अफेयर के लिए। ये
करना भी बहुत गलत होगा। देन हम बात करें भारत के नेबर कंट्री के ऊपर, भारत के पड़ोसी राज्य के ऊपर, यहाँ से हमेशा किसी भी एग्जाम, बिहार जैसे किसी भी एग्जाम में देख लो 3 से 6 के बीच में प्रश्न हमेशा रहे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर 3 प्रश्न ऐसे होते हैं सब लोग बनाकर आ जाते हैं। जब 6 प्रश्न पूछे जा रहे हैं नेबर कंट्री का, 30 प्रश्न ऐसे होते हैं जहां पर थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक प्रश्न इतना टफ होता है कि आप जानते नहीं है, पर 2 प्रश्न के ऊपर आप सिलेबस को सही से कवर करते हो तो ऑप्शन एलिमिनेट करके या जैसे भी लेकर चल जाओ, आप 5 के करीब आराम से अटेम्प्ट ले सकते हो इंडिया नेबर कंट्री से रिलेटेड प्रश्न। तो यहाँ पर जरूरी है आप यहाँ पर कुछ मदद नहीं करनी। जो भी आप यूट्यूब के ऊपर लेक्चर देखते हो या किसी भी टीचर का लेक्चर देखते हो, कहीं भी उनके सिलेबस में इंडिया नेबर कंट्री के अच्छे से जिस लेवल पर उनको सिलेबस कवर करवाना चाहिए उस लेवल पर किसी ने भी टीचर ने अभी तक नहीं कवर करवा रखा। ऐसे सीजीएल के एग्जाम में भी बहुत सारे सिलेबस का बहुत सारे कोर्सेज लोगों ने लॉन्च किया, पर जो मेन सिलेबस का कोर पॉइंट है इंडिया एंड नेबर कंट्री, यहाँ से ज़्यादातर प्रश्न गायब ही रखते हैं लोग। तो यहाँ पर मैं सजेस्ट करूँगा, यहाँ पर आपको अपने लेवल पर मदद हेल्प करनी होगी। यहाँ पर आप अपने लेवल पर इंटरनेट से, गूगल से कुछ लेक्चर यूट्यूब पर मिल जाएंगे फ्री में, जहाँ पर कुछ कंट्री के बारे में आपको बेसिक जानकारी मिल जाएंगे, इंडिया से उनके कल्चरल इम्पैक्ट के बारे में जानकारी मिल जाएंगे, उनके कुछ एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के काम के ऊपर जानकारी मिल जाएगा। और कहीं से प्रश्न आ सकते हैं पेपर टफ करना रहा तो, यदि पेपर आसान करना रहा तो वहाँ पर भी आपके बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ये इंडिया नेबर कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नंबर आता है भारतीय इतिहास, यानी कि यहाँ से ज़्यादा प्रश्न नहीं रहते। और यहाँ पर मैं सजेस्ट ये करूँगा कि एंसेंट हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत के इतिहास और प्राचीन भारत के इतिहास, यहाँ पर सिर्फ लुसेंट ही देखो आप, और मॉडर्न हिस्ट्री में भी सिर्फ लुसेंट ही देखो आप। मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़े बहुत आप कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर मिल जाते हैं कि एक वीडियोस में जो इम्पॉर्टेंट इवेंट हुए उस इवेंट के इम्पॉर्टेंट टाइम, उसमें किनका इन्वॉल्वमेंट रहा उस इवेंट के दौरान, उस जो कुछ पर्सनालिटीज होंगे उनके नाम, बस आप इतना याद कर लेते हो तो मॉडर्न हिस्ट्री में किसी भी तरह का प्रश्न यहाँ पर गलत नहीं होंगे। इम्पॉर्टेंट इवेंट प्लस उस इम्पॉर्टेंट इवेंट से रिलेटेड जो कुछ पर्सनालिटीज है जो उस इवेंट के दौरान उनका कुछ ना कुछ उनका रोल रहा, उनके नाम आपको याद रखना होगा, और किस जगह पर उस इम्पॉर्टेंट इवेंट का इम्पैक्ट रहा ये आपको याद रखना पड़ेगा मॉडर्न हिस्ट्री में। तो यहाँ से फिर इसके बाद कल्चर से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, ज़्यादा नहीं रहेंगे, 1-2 आप लुसेंट पढ़ते हो वहाँ पर काफ़ी हद तक मिल जाएंगे। और कुछ 1-2 प्रश्न आएंगे टफ, आप ऑप्शन एलिमिनेट करके बना सकते हो, और कुछ ज़्यादा ही टफ आ गए तो वहाँ पर 1-2 प्रश्न छोड़ना भी ज़रूरी है। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी आपका बेसिक ज्योग्राफी आएगा, सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर आप फोकस अच्छे से कर लेते हो आपका काम बन जाएगा। फिजिकल ज्योग्राफी और थोड़ा बहुत कॉस्मोलॉजी से आप प्रश्न 1-2 प्रश्न पूछ दिए जाएंगे अर्थ सिंबल, जो साइंस सेगमेंट में ही आ जाता है, क्योंकि साइंस सेगमेंट में आप देखते हो यहाँ पर सेपरेट मेंशन किया गया, सेपरेट। तो यहाँ पर साइंस सेगमेंट में कुछ कॉस्मोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न पूछ दिए जाएंगे, कुछ फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रश्न पूछ दिए जाएंगे। जब बात आती है यहाँ पर सामान्य अध्ययन, जो 50 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, यहाँ पर ज़्यादातर प्रश्न आपको इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड ही प्रश्न आएंगे। जब बात आएंगे समान विज्ञान वाले सेगमेंट में ज्योग्राफी के रिलेटेड, यहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी, टोपोग्राफी, ओशनोग्राफी आपका, फिर कुछ जो इम्पॉर्टेंट जो पर्वतें हो गए, मरुस्थल हो गए, हवाएं हो गए, जलधराएं होंगे, जलधरा, फिर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है बस वहाँ से कुछ प्रश्न आपको यहाँ पर समान विज्ञान से पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी से पूछे जाएंगे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, भारत का ज्योग्राफी आपको पूरा कंप्लीट होना चाहिए, इनके प्रोडक्शन के ऊपर, इनके मिनरल्स के उत्पादन के ऊपर, इंडिया का मिनरल्स उत्पादन, मिट्टी सॉइल के ऊपर, पर्वत के ऊपर, रिवर सिस्टम, और रिवर सिस्टम के ऊपर भी ज़्यादातर फोकस आप उनके सहायक ट्रिब्यूटरी के ऊपर फोकस करो कि किस रिवर के कौन सा सहायक ट्रिब्यूटरी, क्योंकि आप बेसिक चीज़ें गंगा की लंबाई हर कोई जानता है, यमुना हर कोई जानता है, पर यहाँ पर एग्जामिनर आसान करना है पेपर तब दे देगा, पर टफ करना होता है एग्जामिनर को पेपर की थोड़ा सा टफ करें पेपर को, तो उनके सहायक नदियां के बारे में पूछ दी जाती है कि इस नदी किस राज्य में बहती है, ये सहायक ट्रिब्यूटरी इस नदी का है, किस राज्य में बहती है, इसके ऊपर, या किस किस राज्य में से निकल कर जाती है, ये पूछ दिए जा सकते हैं, या किस रिवर के ये सहायक नदी है, इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा फोकस करनी है, ठीक है। हाँ, चाहे
नॉर्दर्न प्लेन का आप देखो या फिर साउदर्न प्लेन का रिवर देखो आप, या नॉर्थ ईस्ट का रिवर देखो, तो वहां पर भी सहायक ट्रिब्यूटरी के ऊपर, सहायक नदियों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। तो ये हो गया भारत ज्योग्राफी के ऊपर। और फिजिकल ज्योग्राफी में बस ये जो सेगमेंट हमने कुछ देर पहले बात किया वहां पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। फिर इसके बाद भारतीय संविधान, सिर्फ लुसेंट के अलावा कुछ भी मत देखो आप, लुसेंट में जितना दिया हुआ है काफ़ी है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप देखना चाहो तो पंचायती राज देख लो, और थोड़े से राष्ट्रपति और संसद के किस तरह से वर्क करती है, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं बजट में उपयोग किया जाता है या भारतीय संविधान में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, वो लुसेंट में भी दिया हुआ है, लुसेंट में भी वहां पर आपको मिल जाएंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट कमीशन जो है भारतीय संविधान के तहत जो बनते हैं उससे रिलेटेड संवैधानिक जो कमीशन है उनके बारे में आप जान लो, वहां से ज़्यादा प्रश्न नहीं रहेंगे। ज़्यादातर चीज़ें आपको लुसेंट में ही मिल जाएंगे, कुछ चीज़ें आपको थोड़ा बहुत इंटरनेट से हेल्प के से आपको पढ़ना पड़ेगा, जो मैंने आपको बता दिया कि राष्ट्रपति, पंचायती राज और कुछ संसद के टर्मिनोलॉजी के ऊपर इंटरनेट से आप देख सकते हो, क्योंकि याद करने में आसानी हो जाएगी। कोई अच्छे से समझा दे तो वो भूलना नामुमकिन हो जाता है। आप अपने से पढ़ोगे तो वहां पर थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकते हैं। तो ये हो गए। फिर इसके बाद बात करें भारतीय एग्रीकल्चर, आपको जो ज्योग्राफी कवर करते हो वहां पर ही हो जाएंगे। तो ये बेसिक चीज़ें आपको जो भारतीय ज्योग्राफी में, इंडियन भारतीय भूगोल में ही कवर हो जाएंगे। फिर देश के राजनीतिक प्रणाली, ये जो आप संविधान पढ़ते हो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है नेशनल जो पार्टियां हैं उनके बारे में, कुछ आपके स्टेट के जो इम्पोर्टेंट पार्टी है उनके कुछ बेसिक हिस्ट्री आप ध्यान रख लो कि इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर आपको फिर पंचायती राज, सामुदायिक विकास, ये जो सब भारतीय संविधान पढ़ते हो वहाँ से, पंचवर्षीय योजना, ये आप इकोनॉमिक, हाँ इकोनॉमिक्स में मैं सजेस्ट करूँगा सिर्फ पंचवर्षीय योजना और कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट, यानी वैसे स्कीम, मतलब हाँ कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम को आप देख लो। यहाँ से आपका भारतीय इकोनॉमिक्स से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे ये आपका कवर हो जाता है। ये हो गए यहाँ पर। समान विज्ञान के लिए बात करें, ये सेगमेंट आपको जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा आप डीप में चले जाओगे। तो मैं सजेस्ट बस इतना ही करूँगा, कोशिश करो कि जो जैसे लुसेंट दिया हुआ है, आप लुसेंट में जितने टॉपिक दिए हुए हैं फिजिक्स के, जो आपका जो सारे समान अध्ययन वाले लुसेंट है, स्पेशल समान विज्ञान का लुसेंट नहीं, वहाँ पर आप जाओगे कम से कम वो बुक अच्छे से आप कवर करना चाहोगे, कंप्लीट 1 साल ले लेगा। हमें उतना समय हमारे पास नहीं है। हाँ एग्ज़ाम में जितना टाइम मिल जाए अलग बात है। एग्ज़ाम में ज़्यादातर आप उम्मीद करो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रिपरेशन को लेकर चलना है। दिसंबर मान के चलना है कि दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाएंगे, तो हमें कम से कम समय लेकर चलना है। तो हमारे पास समय की लिमिटेशन है। तो यहाँ पर ये देखते हुए जो लुसेंट समान अध्ययन के जो टॉपिक्स हैं, उस टॉपिक को लुसेंट प्लस यूट्यूब क्लासेस, आप वो टॉपिक यूट्यूब के ऊपर सर्च करते हो, वो क्लासेस मिल जाएंगे, प्लस लुसेंट की मदद ले लो। ये काम बहुत हद तक आपको हेल्प मिलेगा एग्जाम के अच्छे स्कोर करने में। जो जनरल साइंस से 25 प्रश्न पूछेंगे, 25 में से 22-23 अटेम्प्ट करने में, 22 से 23 सही करने में बहुत आसानी से हेल्प मिलेंगे। समान अध्ययन के 50 में से आप 30-35 के पास ही पहुंच पाओगे, पर समान विज्ञान में जो 25 प्रश्न है वो 25 में से 20 से ज़्यादा आप सही कर सकते हो। अब ये सही होंगे सही से स्ट्रेटजी बनाने में। जो सबसे बेस्ट मुझे लगता है, आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख लेना कि आप किस तरह से जनरल साइंस को कवर करना चाहते हो। फिजिक्स मैं यही सजेस्ट करूंगा, चाहे किसी भी चैप्टर को आप ले लो, रसायन शास्त्र या जीव विज्ञान, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, किसी भी चैप्टर को ले लो, लुसेंट में जो टॉपिक दिया हुआ है उस टॉपिक को हमें यूट्यूब प्लस लुसेंट के मदद से कवर करनी है। अब प्लस में आप अपना एक रफ नोट या क्रक्स बनाते रहो, क्योंकि एग्जाम के समय रिवीजन करने में आपको आसानी हो। आप लेक्चर और लुसेंट दोनों मिक्स करके एक साथ नहीं पढ़ पाओगे, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है प्लस एक नोट्स भी बनाते रहो, क्योंकि ये काम आएगा आपका एग्जाम के कम समय में ज़्यादा रिवीजन करने में। अब यहाँ पर बुक या नोटबुक यही मदद आपका करता है कि बहुत कम लिमिटेड समय में, आपके पास 1 सप्ताह है तो 1 सप्ताह में कम से कम 2 बार अपने नोटबुक के रिवीजन कर सकते हो। लेक्चर के कितने बार कर सकते हो? पूरा सप्ताह आप लगा दोगे तब जाके एक बार सिर्फ एक सब्जेक्ट कवर हो पाएंगे। टोटल लेक्चर्स के मदद से आप रिवीजन करना चाहो तो यहाँ पर आपकी जो तरीके हैं, आपकी जो आप गलतियां करते हो, उन गलतियों को दोहराओ मत। उन गलतियों से सीख कर आप अपने स्टडी में थोड़ा सा टफनेस लेकर आओ। बुक में पढ़ने में, बुक या नोटबुक लिख कर या किसी भी PDF या जोरेक्स आप हार्ड कॉपी निकालने के बाद, जेरोक्स कॉपी निकालने के बाद उससे पढ़ने में थोड़ा टफ होता है। आप बुक के ऊपर दिमाग लाने में टफ होता है, पर बहुत कारगर रिजल्ट देते हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है।
मैथ रीजनिंग के लिए हम लोग स्टार्टिंग में ही बात कर लिया है, तो मैथ रीजनिंग के ऊपर जो सिलेबस है आप यहाँ पर सिलेबस देख लो, नंबर सिस्टम है, फिर डेसिमल है, तो आप बेसिक एक बार देख लो आप यहाँ पर, और देन यहाँ पर आप इस हिसाब से आप अपने ये मैथ और रीजनिंग सिलेबस है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैथ रीजनिंग में आप आगे बढ़ते रहो, आपका काम बन जाएगा। वीडियो बहुत पहले ही बहुत लंबे हो चुके हैं, अब ज़्यादा लंबा इसे नहीं खींचना चाहिए, 25 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, और आगे चलकर कोई कमेंट आते हैं मैथ रीजनिंग या कुछ भी के ऊपर कमेंट आते हैं, तो कमेंट के हिसाब से हम लोग, या मैसेज आते हैं मैसेज के हिसाब से हम लोग काम कर लेंगे। आज के इस वीडियो में उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ हेल्प मिला होगा, और इसमें बुक्स के ऊपर भी हम लोगों ने बात की है, किस चीज़ को कहाँ से कवर करनी है ये भी बात कर लिया है। ये काम बहुत हद तक करेगा, बस अपने हिसाब से अपनी ताकत से देखते रहो। तो चलो आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।